हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि लकड़ी जो होती है वो जलने में मिनटों लगाती है, लेकिन अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल सेकंडों में जल जाता है। ऐसे अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो कुछ केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो सालों लगा देती है कंप्लीट होने में। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन कैसी होती हैं जो पलक झपकती हो जाती हैं, जैसे आइस का मेल्ट होना, है ना। और अगर सालों वाली बात करूं तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब छुपा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो ये जो टॉपिक है ये हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन किस किस पर डिपेंड करती है और किस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वीडियो को टाइम वेस्ट किए बिना ही पूरा कंप्लीट देखिए प्लीज़। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस पूरे चैप्टर को समझने में। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो हमारे कोई भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, ये बात सबको पता है। तो अगर रिएक्टेंट का नेचर, मतलब सीधी सी बात है, कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट जो होंगे वो हर रिएक्शन में सेम तो नहीं होंगे, है ना। एक में सेम होगा तो एक में भी मतलब ज़्यादा नहीं सेम होते। तो ये क्या कहता है कि डिफरेंट रिएक्टेंट रिएक्ट्स एज डिफरेंट रेट, मतलब हर रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है वो डिफरेंट रेट पर रिएक्ट करता है, मतलब अलग अलग स्पीड होती है हर रिएक्शन की। कहने का मतलब हर रिएक्शन की स्पीड अलग होती है और वो डिपेंड करती है उसके रिएक्टेंट पर। भाई बहुत से रिएक्टेंट होते हैं जो फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत से रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो स्लो रिएक्शन करते हैं ना। दूसरी मेन चीज़ देखिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो डिपेंड करता है या तो आयनिक रिएक्शन पर या फिर कोवेलेंट रिएक्शन पर। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो आयनिक रिएक्शन जो होती हैं वो आर यूजली फास्टर, वो इस मतलब जल्दी डिसोसिएट हो जाती है। मतलब आयनिक रिएक्शन के अंदर आयनिक का मतलब आपको सीधे समझ में आ गया होगा कि ये जल्दी आयंस में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो आयनिक रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती हैं कोवेलेंट रिएक्शन से, और जो कोवेलेंट रिएक्शन होती हैं ये धीरे धीरे होती हैं। मतलब पहले इनका बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा, ये स्लो रिएक्शन होती है कहने का मतलब। ठीक है, तो स्लो रिएक्शन होती है कोवेलेंट रिएक्शन और ये होती है फास्ट रिएक्शन। तो हम स्लो रिएक्शन के अंदर बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैसे अगर मैं आयनिक रिएक्शन की बात करूं तो आयनिक रिएक्शन में आप एग्जांपल ले लीजिए NaCl प्लस AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए। तो ये बहुत जल्दी आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी और क्या बना देगी, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। शॉर्ट में समझ लीजिए कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, बस सीधी सी बात है। किसी भी रिएक्शन को अगर आप टेम्परेचर दोगे तो वो रिएक्शन उतनी जल्दी कंप्लीट होगी, उतनी स्पीड से होगी। स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो रेट इज ऑल्सो स्पीड, है ना। स्पीड से तो रिलेटेड है ये। तो यही है, इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम कैटालाइज की बात करें, कैटालाइज आपको समझ में आ गया जो रिएक्शन के ऊपर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कैटालाइज। ये जो होता है वो रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कैटालाइज का क्या रोल है इसमें कि कैटालाइज जो होता है अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो भी बढ़ती है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कैटालाइज का कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है खुद पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम बोलेंगे कैटालाइज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी बढ़ेगी। दैट मीन इट विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। अब देखो फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने शुगर ले लिया, ठीक है। एक जगह आपने शुगर ले लिया, शुगर पाउडर ले लिया, एक जगह आपने शुगर ले लिया जिसके मतलब दाने टाइप वाला। ठीक है, अब मान लो आप चीनी बना रहे हो, सॉरी चाय बना रहे हो। ठीक है, तो आप 1 चम्मच शुगर पाउडर डालोगे, 1 चम्मच चीनी डालोगे। तो चीनी के तो क्रिस्टल हैं, मतलब क्रिस्टल बने हुए हैं, लेकिन वो पाउडर है। तो जैसे ही आप डालोगे तो वो जल्दी फैल जाएगा पाउडर, वो थोड़ा अलग लेट फैलेगा, और वो डिज़ोल्व भी लेट होगा, ये डिज़ोल्व भी जल्दी हो जाएगा। तो जो जल्दी हो जाएगा यानी कि जिस सरफेस एरिया उसने ज़्यादा घेरा तो सीधी सी बात है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी शुगर पाउडर, है ना। तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा तो सरफेस एरिया बढ़िया तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। कहने का मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा फैली हुई होगी वो उतनी ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी, उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया गिरेगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतनी बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि
किसी भी रिएक्शन को सनलाइट में जितनी जल्दी करेंगे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी बढ़ेगी, दैट मीन इट विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट की। तो द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन गैस और आयन इन सॉल्यूशन आर जनरली फास्टर देन सॉलिड। मतलब अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें रिएक्टेंट के, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन होती है बिटवीन गैस और आयन, किसी भी सॉल्यूशन में गैस और आयंस के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, वो होती है फास्टर देन सॉलिड, ज़्यादा फास्टर होती है, स्पीड हाई होती है। तो अगर हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, देखो फास्टर है ना, तो गैस जो होती है इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका, देन इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। देखिए कंसंट्रेशन का सीधा सा मतलब है, अगर मैं आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताऊं, आपके पास एक ग्लास में वाटर है, एक ग्लास में सुगर वाटर है, तो जिसके सॉल्यूशन का सीधी सी बात समझिए, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्वेंट से। अब पानी है और सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर तो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, और हमारा पानी क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, बात समझ में आ रही है। मतलब जिसमें एक ज़्यादा चीज़ें मिली होती है वो कंसंट्रेशन में ज़्यादा होता है, और जो एक सिंगल फॉर्म में होता है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, बस ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो यही बात होती है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यही बात लिखी है। अब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसमें कोलिजन भी ज़्यादा होगा, यानी कि उसके जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, तो उनके पार्टिकल जो है वो आपस में ज़्यादा टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स से आपस में ज़्यादा कोलिजन करेंगे, जिससे रिएक्शन फास्ट होगी और हाई रिएक्टेंट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए, सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन concentration of reactant, a mathematical relationship between them it required, that relationship is known as rate of reaction। कहने का मतलब कि हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। तो इसको मतलब एक्सप्रेस करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी रिक्वायर्ड पड़ती है, मैं किसकी, मैथमेटिकल रिलेशनशिप की। तो इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं रेट लो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेट लो। इस चैप्टर के अंदर रेट लो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ही न्यूमेरिकल बनेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं रेट लो। देखिए बच्चों, रेट लो क्या है, पहले सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। रेट लो जो है एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है that show how to rate of the reaction depend on the concentration of reactant, it is also known as rate expression। यानी कि रेट लो जो है वो एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशनशिप है या फिर एक्सप्रेशन है या फिर फॉर्मूला है जो हमें ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है। मतलब हमें ये बताएगा कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है या उसकी स्पीड कैसे चेंज होती है, ये समय हमें सारा कौन बताता है, रेट लो बताता है। ठीक है, अब देखो मान लो कोई रिएक्शन है हमारे पास, देखिए मान लो हमारे पास ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, मैंने अभी लेट करके लिखी है, ए और बी हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, सी और डी हमारे पास कोई प्रोडक्ट, ठीक है, और ये सी क्या है, ये है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली हम कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखो हम सिर्फ रिएक्टेंट का यहाँ पर निकाल के देखेंगे तो मैंने कितनी बार समझा दिया है। देखो रिएक्टेंट के लिए हम -1/2 लिखेंगे नहीं, और ये डेल, और ये अंदर आएगा ए और बाहर आएगा डेल टी, प्लस इसके लिए भी 1/3 या फिर डायरेक्ट -3 भी लिख सकते हो आप, बी बाय, ये नीचे क्या आएगा डेल टी। तो ये हमने रिएक्टेंट का लिखा है। सीधी सी बात है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट का ही होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो अगर हम उसके रिलेशन की बात करें तो वो कंसंट्रेशन की प्रेजेंस में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमें रेट निकालना है यहाँ पर, ठीक है, तो रेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने डायरेक्ट रेट लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे प्रोपोर्शनल होता है किसके,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो ये हमारा रिएक्टेंट एक तो हमारा ए है और एक हमारा रिएक्टेंट, मैं नीचे लिख देती हूँ अलग अलग पहले। ये हमारा रिएक्टेंट क्या है, बी है, ठीक है। अब बात आती है इनकी पावर की। तो देखो यहाँ पर हमारी कोफिशिएंट वैल्यू कितनी आएगी, 2, और यहाँ पर 3 आएगी। बट अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम पावर 2 और 3 ना मान के, 2 और 3 ना मान के x और y मानेंगे, ऐसा क्यों? अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास कोफिशिएंट वैल्यू 2 थी तो यहाँ 2 आना चाहिए था, 3 थी तो यहाँ 3 आना चाहिए था। अब यहाँ पर x और y क्यों आया? x और y इसलिए आया क्योंकि बच्चों जो हमारी कंसंट्रेशन की पावर, मतलब यहाँ पर जो ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर, उसकी पावर जो है वो पावर एक्सपेरिमेंटली पता चलती है, हमें देखनी पड़ती है। हम उसको ऐसे ही लेट नहीं कर सकते कि उसकी पावर 2 है 3 है। जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट वैल्यू 2 है तो 2 ही आए, 3 है तो 3 ही आए। ये हमें एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ता है, तभी पता चलता है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें सेम आ जाता है, भाई 2 है तो 2 ही आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। लेकिन 100% ऐसा नहीं है कि सेम ही आएगी, किसी रिएक्शन में अलग भी आती है, किसी रिएक्शन में सेम भी आती है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स और वाई मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका रेट लो एक्सप्रेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो कैसे लिखेंगे बच्चों हम, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रेट प्रोपोर्शनल टू, पहले क्या है हमारा a की पावर x और b की पावर क्या हो जाएगा y। अब हमें इस प्रोपोर्शनल को उठाकर क्या लगाना पड़ेगा, k। तो ये कैसे बन जाएगा, रेट इजकल्स टू k a की पावर x और b की पावर y। तो यहाँ पर बच्चों k क्या है, तो यहाँ पर हमारा k है रेट कांस्टेंट। क्या है बच्चों पर हमारा रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। पावर्स का आपको खास ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन के अंदर पावर दी गई है वो मेन पावर नहीं होती, वो हमें निकालनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आपकी बुक में भी दिखा रखा है, मैं लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, आपको यहीं से समझा देती हूँ। देखो 10, रेट लो इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्न रेज टू सम पावर, ठीक है। विच में ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्न, सॉरी विच में और नॉट मी, मतलब ये जो हमारे जो पावर होती है ना, वो जरूरी नहीं है जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो नहीं है सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखा, सेम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ में रिएक्टिंग स्पेसिस इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो है, लेकिन इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वैल्यू जो है वो जरूरी नहीं है सेम ही आए। अगर हम रेट लो एक्सप्रेशन निकालें, सेम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ठीक है। तो वो हमें मेजर करना पड़ता है, लेकिन वी कैन मेजर द रेट ऑफ द रिएक्शन एज अ फंक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन आइदर बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट कांस्टेंट एंड चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर रिएक्टेंट और बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। अब आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले कि 2NO2 प्लस O2 2NO2, तो ये हमारे पास कोई रिएक्शन है। देखो अगर हम इसके रेट एक्सप्रेशन की बात करें, किसकी, रेट एक्सप्रेशन की, तो रेट एक्सप्रेशन हमने कैसे निकालना बताया था कि जो हमारा रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, NO, और एक हमारा क्या है O2। अब यहाँ देखो NO पर कोफिशिएंट वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो लेकिन हम पहले यहाँ पर क्या मानेंगे, x और y मानेंगे। लेकिन अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, देखो मैंने क्या बताया कि हमें यहाँ पर x y माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है फिक्स हो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्सपेरिमेंटली NO जो है इसकी पावर आएगी 2 और O2 जो है ये आएगा इस तरह, या फिर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने पहले ऐसी लिखी थी, हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली, तब हमने 2 1 लिखी, डायरेक्ट हमने नहीं लिखी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखियो आप ही की बुक से हमने ये 2 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट रेट एक्सप्रेशन निकाले तो क्या होगा, हमारा रेट क्या होगा, रेट प्रोपोर्शनल टू CH Cl3, एक को x मान लेंगे, Cl2 एक को मान लेंगे y।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली, समझ रहे हो आप, तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम निकालते हैं तो जो हमारा रेट है वो किसके बराबर आएगा, CHCl3 की पावर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कुछ नहीं, और ये Cl2 जो होगा इसकी पावर यहाँ पर आएगी हाफ। अब आप सोचोगे ये हाफ पावर कहाँ से आई है, तो बच्चों ये हाफ पावर जो आती है ये डायरेक्ट नहीं आई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं आई है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हाफ पावर है ये जब किसी भी रिएक्शन को करते हैं ना तो इस रिएक्शन में बहुत सारे मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स रहे, मेरा मतलब रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट हुई, जिससे जो Cl2 है उसकी कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट जो है उस पर ये सब चीज़ें डिपेंड करी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो अगर हम इसके नॉर्मल रेट की बात करें तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, CH3COO-C2H5 की पावर x और H2O की पावर y। और अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें तो एक्सपेरिमेंटली क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू H2O 0। अब यहाँ पर 0 है, 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मान सकते हो यहाँ पर, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, 0 नहीं है तो यानी कि 1। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बेटा ये जो हमारा रेट लो वाला कॉन्सेप्ट है इसको ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच।